जब हमारे सामने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर 4 या 5 ऑप्शन होते हैं। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसमें से 4 या 5 जो भी ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन भरें, ये हमारी कोशिश रहती है। अब यहाँ वो सही ऑप्शन भरें, इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। क्या? एक तो ये कि जो ऑप्शन हम सही मान करके भरने जा रहे हैं वो हमें आता है और हम सही भर रहे हैं, हम जानते हैं उसका आंसर पहले से। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम आंसर जानते तो नहीं है लेकिन हम उसका आंसर ठोकने की कोशिश करते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं और उसमें भरने की कोशिश करते हैं कि शायद ये ही इसका सही आंसर होगा। तो हमारे पास 2 बातें हो गई, या तो हम जानते हैं आंसर या फिर अनुमान लगा करके भर देते हैं। अब यहाँ जो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है जो 13.3 जो है एक्सरसाइज है 12वीं क्लास की मैथ्स की 13 चैप्टर की, उसमें आपके ये क्वेश्चन दे रखा है, लगभग चौथा क्वेश्चन इसका। अब देखिए, मैंने कहा ना बेस थ्योरम के क्वेश्चन सही करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें। मैंने ये स्ट्रक्चर बार बार बताया है और फिर से जब मैंने पहले क्वेश्चन करवाया इसके जस्ट पहले वाला, मैंने उसके अंदर यही सारी चीजें लिखी थी, ये वाली एज इट इज, और मैंने यहाँ जो भी डाटा फीड किए थे वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ क्या रहा, मैंने कहा था कि सबसे पहले E1 और E2 की आप पहचान करें, आइडेंटिफाई करें। E1 क्या है? या तो उस ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर वो जानता है, ठीक है, तो जानता है तो हम इसमें लिख देते हैं जानता है या फिर नोज जानता है। और दूसरा ऑप्शन उसके पास में वो गेस करता है, GUESS। ये 2 ऑप्शन है, अनुमान लगाता है, ठीक है। दोनों इवेंट हो गई। अब यहां इसने क्वेश्चन में साफ साफ PE1 और PE2 दे रखा है, तो PE1 कितनी आपके पास में, ये कह रहा है कि वो आंसर जानता है, इसकी प्रायिकता है 3/4, ठीक है। और ये कह रहा है कि वो PE2 अनुमान लगाने की बात वो कर रहा है, तो ये 1/4, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, हमें कुछ भी नहीं करना। अब यहां आती है घटना A, ठीक है। अब घटना A की हम बात करें तो इसमें मैंने कहा ना हर क्वेश्चन में A इवेंट वो होगी, तो ये घटना है क्या, आंसर करेक्ट हो। तो अब ये कह रहा है कि पहली बात पूछिए कि वो करेक्ट तो हो, लेकिन किस कंडीशन में हो, वह E1 यानी कि जानता है और करेक्ट हो। और क्वेश्चन में साफ लिखा है कि उसने आंसर सही दिया है, ये क्वेश्चन में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1, क्योंकि जानता है और सही कर रहा है, ठीक है। ये क्या हुई, सप्रतिबंध प्रायिकता, क्योंकि घटना E1 पहले घटी है और A बाद में घटी। E1 पहले कैसे घटी, वह उत्तर जानता है और फिर A यानी कि उसने उत्तर सही दिया, करेक्ट दिया। यही तो सप्रतिबंध प्रायिकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी कंडीशन, अब की बार E2 घटना की बात कर रहा है कि वह गेस करता है, ठोकता है आंसर और वो सही होता है, तो उसकी प्रायिकता इसने दे रखी है 1/4, ठीक है। ये हमारे पास में सारे डाटा आ गए। अब यूज करना है बेस थ्योरम, ठीक है। अब बेस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास मैंने कहा कि 2 चीजें हैं, दोनों में से वो हमेशा सवाल में एक बात पूछेगा, ठीक है। तो वो या तो E1/A पूछेगा या E2/A पूछेगा, और इसका आंसर अपन बेस थ्योरम से फाइंड करते हैं। अब ये मतलब क्या हुआ, यहां देखिए A ऊपर है, E1 नीचे है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आंसर सही है, क्षमा करें, आंसर वह जानता है और करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां अर्थ क्या है कि आंसर करेक्ट तो है पर वो जानता है, इसकी क्या प्रायिकता है। और दूसरी बात, वह जानता तो है आंसर, मतलब करेक्ट तो है उसका, लेकिन E2 यानी कि उसने
ठोका है, अंदाज लगा करके भर दिया और वो सही हो गया, जो कि हम अक्सर परीक्षाओं में करते हैं, रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क लेना भी चाहिए। उस समय हमें जेनेट रेंड की जो रिस्क जो पोइम है इंग्लिश में चलती है वो जरूर याद रखनी चाहिए। जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो यहां पूछा क्या है, यहां इसने दिया है, इसने कहा कि आप ये वाला बताना है कि उत्तर जानता है, मतलब सही तो हुआ है लेकिन वह उत्तर जानता है। तो हमें इसमें ये वाला पूर्ण लगाना है। अब इसमें मैंने क्या छोड़ रखा, देखिए क्या खाली छोड़ रखा है। नीचे मैंने देखिए पूरा पूरा एज इट इज लिखा हुआ हर में, E1 अपॉन E1, E2 अपॉन E2। लेकिन ऊपर मैंने यहां पिछले वाले क्वेश्चन में 1 1 था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि वह यहां वो इन दोनों में से क्या पूछ रहा वो अपने को यहां क्वेश्चन से पता चलेगा। तो अब यहां पर इसने 1 वाला ही पूछा है तो आप ये 1 1 कर दीजिए, बस नीचे हमारे कुछ चेंज करना ही नहीं। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो PE1 कितना है आपके, PE1 3 अपॉन 4 और PA अपॉन E1, तो ये A अपॉन E1 कहाँ है, ये रहा 1, तो ये 1 हो गया। अब अपॉन में बात करें तो एक बार तो यही आएगा एज इट इज मल्टीप्लाई 1, यूं कहीं जो चीज आए वही आ जाएगी। अब E2 वाला सिस्टम ले लेते हैं, तो PE2 कितना है 1/4 मल्टीप्लाई PA अपॉन E2, तो A अपॉन E2 दे रखा अपन ले लिया, पहले लिख लिया है, तो ये 1/4। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो ये बन रहा क्या 3/4, सोल्व करने में ध्यान रखना, और ये कितना 3/4, तो ये आ जाएगा, एक काम करो इसमें से 1/4 कॉमन ले लो ना, ये 1/4 कॉमन ले लिया तो ये 3 प्लस 1/4, ठीक है, ऊपर तो 3/4 ही रहेगा और नीचे बन गया 1/4 और ये 12 और 13 अपॉन 4। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 3/4 आप नीचे ले लीजिए, मतलब ऐसे लिख दीजिए, और ये अपॉन वाले जो पूरे रिवर्स हो जाएंगे, 4/1 और ये 4/13। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसल, तो ये क्या बना 12/13 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके इसका क्वेश्चन बनेगा। देखिए पूरा एक सिस्टम है इसका, इस सिस्टम को अगर फॉलो कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। अच्छा चलो एक बात करो, ये तो बेस थर्म क्वेश्चन हुआ, अगर इसमें क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे। जैसे आप देखिए ये आपका क्वेश्चन, इसमें क्या क्या दे रखा है, इसने दे रखा है px अपॉन y हाफ, py अपॉन x 1/3 और px इंटरसेक्शन y 1/6 जैसा एक क्वेश्चन में है। इसने 4 ऑप्शन दे रखे, ये कह रहा कि इन चारों में से कौन कौन से विकल्प करेक्ट है या कौन सा करेक्ट है, एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन दिया इसने कि px अपॉन y x यूनियन y इक्वल टू 2/3, ये करेक्ट है या नहीं, जो अपन करके देख लेते हैं। हमें px और py निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये निकालना है तो उस केस में तो देखिए p और x इंटरसेक्शन y अपॉन px इक्वल टू क्या होता है py अपॉन x। ठीक है, तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा, py अपॉन x दे रखा, ये दे रखा है, तो ये px इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई, और ये अपॉन p कितना हो जाए y अपॉन x 1/3 दे रखा है, तो ये 3/1 यानी कि 1/2। ऐसे ही py निकालना, तो ये भी 1/6 इंटू अब की बार 2/1, तो ये 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास में px और py आ चुका। अब हमें निकालना px यूनियन y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा px यूनियन y इक्वल टू px प्लस py माइनस px इंटरसेक्शन y। तो ये px तो कितना हुआ 1/2 1/3 माइनस 1/6, तो ये करेक्ट देख लो आंसर। ठीक है,
तो ये पी एक्स यूनियन वाई तो इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी, यानी कि जो घटना है वो स्वतंत्र है या नहीं। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर स्वतंत्र घटनाओं के लिए सिस्टम क्या होता है। ये होता है एक्स पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू होता है पी एक्स इंटू पी वाई। तो देख लीजिए आप, पी एक्स कितना है हमारे पास में 1/2, पी वाई 1/3, तो ये आ रहा 1/6 और पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके ऑलरेडी दे रखा 6, तो ये करेक्ट आ रहा है। तो ये आपके स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन में से अपने आप ही क्लियर हो गया कि कौन सा करेक्ट है। जिसमें इंडिपेंडेंट है वो वाला करेक्ट हुआ। अब इसने लास्ट में एक और क्या पूछा, इसने पूछा है जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला, वो कह रहा है कि पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई, पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई क्या होगा इसमें, ये होता है पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये क्या होगा इसमें, पी वाई कितना 1/3 माइनस 1/6, तो ये 1/3 आ रहा है जो कि रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन में दे रखा है वो ठीक नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारे ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन था जो मैंने बेस थ्योरम के साथ में लिया है। इसको आप बेस थ्योरम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करें, ये अलग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसके साथ लिया। लेकिन दोनों में एक चीज जो है वो कॉमन है, वो दोनों में क्या कॉमन है बेस थ्योरम में और इस क्वेश्चन में, वो आप कमेंट करके बताएं कि क्या इसमें कॉमन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किस प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने प्लेस का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपके लिए आगे और काम करूं, मुझे इसका मोटिवेशन मिले।